आदेश के अचानक बदल गए व्यवहार ने अवनी मल्होत्रा और विवान मल्होत्रा दोनों को उलझन में डाल दिया था। आदेश किसी से कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी दोनों को भीतर से तोड़ रही थी। एक तरफ विवान अपने बेटे की नाराजगी से परेशान था, तो दूसरी तरफ अवनी भी उसके इस बर्ताव को सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और विवेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। अवनी को देखकर विवेक के मन में पुराने दिन ताजा हो गए। 4 साल पहले की बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। जब अवनी MBA की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी गई थी, तब उसने रणजीत से अपने सबसे अच्छे दोस्त विवेक के बारे में बात की थी। उसे पता चला था कि विवेक की जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी। जिस लड़की से वो प्यार करता था, वो उससे सिर्फ पैसे ले रही थी और दूसरी जगह भी रिश्ते निभा रही थी। ये बात अवनी को अपने लोगों के जरिए पता चली थी। सच्चाई जानने के बाद उसने तुरंत रणजीत से कहा कि विवेक को भी उसके साथ पढ़ाई का मौका दिया जाए। हालांकि उस यूनिवर्सिटी में सीट मिलना लगभग नामुमकिन था। रणजीत ने समझाया था कि वहां अब एडमिशन नहीं हो सकता, लेकिन किसी दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी में सीट दिलाई जा सकती है। अवनी ने बिना बहस की ये बात मान ली थी। कुछ समय बाद विवेक भी उसके पास आ गया था। जब अवनी ने अपनी जिंदगी के दर्द और धोखे की कहानी उसे सुनाई थी, तब विवेक का खून खौल उठा था। लेकिन अवनी ने उसे समझाया था। उसने कहा था, देख विवेक, मेरे साथ जो हुआ वो अपनी जगह है। अगर तू मुझ पर भरोसा करता है तो बस पढ़ाई पर ध्यान दे। जब हमें आगे बढ़ने के लिए किसी का सहारा नहीं मिला था, तब हम संघर्ष कर रहे थे। आज हमारे पास मौका है, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, पहले जिंदगी बना। विवेक ने उस दिन उसकी बात मान ली थी और आज वही इंसान उसके सामने खड़ा था जो उसी अवनी से शादी करना चाहता था। उधर कमरे के अंदर विवान अपने बेटे के सामने बैठा हुआ था। उसने आदेश का हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे से बोला, मैंने क्या गलती की है बेबी? क्या तुम्हें भी मैं पसंद नहीं हूं? अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ। बिना कुछ कहे नाराज रहोगे तो मैं कैसे समझूंगा? वो धीरे से बोला, अच्छा सॉरी। विवान की आवाज में पहली बार एक बेबस पिता का दर्द था। इतनी देर से गुस्से में बैठा आदेश अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने तुरंत अपने छोटे हाथों से विवान की आंखों के कोने छुए और बोला, विवान, आप रो क्यों रहे हो? अगर मैं गुस्सा हूँ तो आप मुझे मनाओ ना, ऐसे क्यों रो रहे हो? लेकिन विवान कोई जवाब नहीं दे पाया। उसका दिल पहले से ही भारी था। आदेश ने दोबारा पूछा, पहले बताओ आप परेशान क्यों हो? इस बार विवान ने गहरी सांस ली और कहा, पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर आदेश ने जैसे अपने मन का सबसे बड़ा दरवाजा खोल दिया। उसने सीधे विवान की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या आप मेरे बायोलॉजिकल डैडी हो? ये सवाल सुनते ही विवान जैसे पत्थर का हो गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी उम्र में आदेश उसके सामने ऐसा सवाल रख देगा। उसके दिमाग में पिछले कई दिनों की घटनाएं तेजी से घूमने लगी। उसे याद आया कि पहली बार आदेश को देखने के बाद उसे कैसे एहसास हुआ था कि यही उसका बेटा है। उसे वो हर पल याद आने लगा जिसने उसे इस सच्चाई तक पहुंचाया था। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आदेश को ये बात पता कैसे चली। आदेश ने फिर पूछा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या आप मेरे बायोलॉजिकल डैडी हो? विवान अभी भी सदमे में था। वो बोला, तुमसे ये बात किसने कही? ऐसा कुछ नहीं है। शायद सुबह स्विमिंग पूल में मैंने कुछ बोल दिया था, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन आदेश तुरंत बोला, मैंने ग्रैंडपा से पूछा था, उन्होंने मुझे सच बता दिया। अभी भी आप मुझसे सच नहीं बोलना चाहते क्योंकि मैं छोटा हूँ, इसलिए सब लोग मुझे आसानी से बेवकूफ बना लेते हैं। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ये सुनते ही विवान के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे रणजीत जी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोका। इस वक्त सबसे जरूरी आदेश को संभालना था। वो तुरंत उसके पास खिसक गया। बेबी, प्लीज मत रो, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन आदेश की तकलीफ कुछ और ही थी। आखिर उसने अपने दिल का सबसे बड़ा डर बाहर निकाल दिया। क्या आपको मैं पसंद नहीं था, इसलिए आपने मुझे मॉम के पास छोड़ दिया? बस ये सुनते ही विवान पूरी तरह टूट गया।
उसने आदेश को अपनी बाहों में भर लिया, जैसे कोई पिता बरसों बाद अपने बच्चे को पा रहा हो। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम इस दुनिया में हो। अगर मुझे पता होता तो मैं एक दिन भी तुमसे दूर नहीं रहता। आई लव यू मोर। बहुत ज्यादा प्यार करता हूं मैं तुमसे। वो बार बार यही दोहराता रहा, जैसे आदेश को नहीं, खुद अपने दिल को यकीन दिला रहा हो। उधर बाहर अवनी भी टूट चुकी थी। वो बार बार अपने बेटे की बेरुखी को याद करके रो रही थी। विवेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात सुनो अवनी, हो सकता है वो किसी बात पर नाराज हो, उसी गुस्से में उसने ऐसा व्यवहार किया हो। लेकिन अवनी को कोई तसल्ली नहीं मिल रही थी। उसके लिए आदेश उसकी पूरी दुनिया था। उसी समय रणजीत जी का फोन आया। विवेक ने स्क्रीन देखी और पूछा, मामा जी का फोन है, क्या कहूं? अवनी झुंझला कर बोली, क्या तुम सिर्फ वही करते हो जो मैं कहती हूँ? सब लोग अपनी अपनी मर्जी से फैसले ले रहे हैं, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो फिर रोने लगी। विवेक ने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही उसने बात शुरू की, रणजीत जी ने उसकी आवाज में तनाव महसूस कर लिया। वो तुरंत बोले, तुम लोग आखिर सोच क्या रहे हो? हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। पहले ये बताओ, आदेश कहाँ है? विवेक समझ नहीं पाया कि रणजीत जी को कुछ पता है या वे सामान्य रूप से पूछ रहे हैं। वो चुप हो गया। तभी रणजीत जी की आवाज और सख्त हो गई, पहले फोन अवनी को दो। विवेक ने बिना कुछ कहे फोन अवनी को पकड़ा दिया। उसी समय अशोक वहां पहुंचा। उसने माहौल देखा और हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? लेकिन विवेक चुप बैठा रहा। उधर रणजीत जी लगातार बोलते जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ विवेक शादी की बात कर रहा है, दूसरी तरफ मेरा भांजा भी वही कह रहा है। आदेश भी रोते हुए फोन कर रहा है। आखिर चल क्या रहा है? ये सुनते ही अवनी चौंक गई। वो तुरंत बोली, क्या? आदेश ने आपको फोन किया था? उसने क्या कहा? रणजीत ने थोड़ा शांत होकर जवाब दिया, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो इंडिया आना चाहता है, या फिर मुझे वहां बुला रहा है। अभी अस्पताल से लौटा हूं, इसलिए ट्रैवल नहीं कर सकता। तुम सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाओ। जो भी बात है आमने सामने बैठकर करेंगे। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, अशोक को कंपनी की जिम्मेदारी सौंप दो और तुरंत यहाँ आ जाओ। कम से कम इस बार मेरी बात मान लो। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अशोक अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। विवेक ने पूछा, मामा जी ने क्या कहा? अवनी ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, कल सुबह की फ्लाइट बुक करो, हम इंडिया जा रहे हैं। अशोक, तुम यहाँ का बिजनेस संभाल लो। मेरा दिमाग अब और दबाव नहीं झेल पा रहा, मुझे आराम चाहिए। ये सुनते ही विवेक नाराज हो गया। वो बोला, ये सब किसकी वजह से हुआ है? अगर तुम यहाँ शांत रहती तो क्या इतना सब होता? बदला लेने निकली थी और देखो मामला कहाँ पहुंच गया। अवनी ने थकी हुई आवाज में कहा, अब मैं क्या कर सकती हूँ विवेक? जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। मुझे बस इतना जानना है कि मेरा बेटा मुझसे नाराज क्यों है। उसने अपने पिता को यहाँ बुलाया है, बाकी बातें बाद में देखेंगे। फिर उसने आंखें बंद कर ली। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो प्लीज। विवेक नाराज होकर वहां से बाहर निकल गया। अशोक भी उसके पीछे पीछे चला गया। बाहर आकर अशोक ने पूछा, आखिर चल क्या रहा है? और सबसे बड़ी बात, विवान को यहाँ लाने वाला कौन था? गुस्से में भरे विवेक ने उसके सिर पर हल्की चपत लगाई। तू ही तो था जिसने मुझे समझाया था कि उसे आने देना चाहिए, अब मुझसे सवाल पूछ रहा है। अशोक हैरान रह गया। तभी विवेक ने गंभीर स्वर में कहा, पहले इंडिया की टिकट बुक करो, हम तीनों साथ जाएंगे। अब उसे वहां अकेला नहीं छोड़ सकता। और सबसे जरूरी, मुझे रणजीत मामा से बात करनी है। अशोक ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। मतलब? तुम मजाक नहीं कर रहे थे? विवेक ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं अपनी बात पर कायम हूं। ये कहकर वो वहां से चला गया। आदेश को अपने बायोलॉजिकल फादर का सच पता चलने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। दूसरी तरफ विवान मल्होत्रा अपने बेटे के सामने बैठा हुआ था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। उधर अवनी मल्होत्रा अपने ही फैसलों और हालातों के बीच टूटती जा रही थी। वहीं विवेक भारत लौटकर उससे शादी करने का फैसला कर चुका था। लेकिन इन सब उथल पुथल से दूर वानर सेना अपने ही अंदाज में जिंदगी जी रही थी। जेम्स के मामले को खत्म करने के बाद पूरा गैंग सीधे एक पब में पहुंच गया था।
अभिषेक ने चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी और शानदार माहौल देखकर उत्साहित होकर कहा, यार, हमारे यहाँ के पब और यहाँ के पब में कितना फर्क है। सब कुछ कितना शानदार लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि हमें यहीं बस जाना चाहिए और अपना काम भी यहीं से करना चाहिए। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके बगल में खड़े विघ्नेश ने उसका मोबाइल उठाया और सीधे उसके कान पर लगा दिया। दूसरी तरफ मीरा लाइन पर थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, उसकी तेज आवाज गूंजी, क्या कहा तुमने? रंग बिरंगी लड़कियां अच्छी लग रही हैं? रुको, मैं आती हूँ, फिर तुम्हारे सिर के ऊपर रंग बिरंगी तितलियां उड़ाऊंगी। वहीं रुको। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। अभिषेक का चेहरा उतर गया। वो गुस्से से बाकी दोस्तों को घूरते हुए बोला, तुम लोगों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। घूमने के लिए कहा था, तुम लोग मुझे यहाँ ले आए, अब मेरी पत्नी के सामने भी फंसा दिया। बाकी लोग हंसते रहे। वहीं विघ्नेश की नजर बार काउंटर पर रखी शराब की बोतलों पर चली गई। वो जिज्ञासा में एक बोतल उठाकर सूंघने ही वाला था कि पुष्कर ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ लिया। तू तो सिर्फ सूंघकर ही नशे में चला जाता है। तुझे यहाँ कंट्रोल करना हमारे बस की बात नहीं है। चल निकल यहाँ से। ये सुनकर बाकी लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। कुछ देर बाद पूरा गैंग वहां से निकलकर अवनी की कंपनी की तरफ रवाना हो गया। उधर कमरे में विवान अब भी आदेश को अपनी बाहों में लेकर बैठा था। वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरे सोने, अगर ये विवान कुछ कहे तो सुनोगे ना? आदेश ने सुबकते हुए कहा, पहले बताओ ना, मैं क्या सुनूं? विवान ने धीरे धीरे बात शुरू की। तुम मम्मी से नाराज क्यों हो? उन्होंने क्या किया है? आदेश ने तुरंत जवाब दिया, आप इतने साल दूर थे इसलिए आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं, मॉम और विवेक अंकल तो हमेशा साथ थे ना। उन्हें मुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था। उन्होंने मुझसे क्यों छुपाया? उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन उसके शब्दों में असाधारण समझदारी भी थी। विवान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। मम्मी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती मेरी थी। मैं बहुत बुरा इंसान था, इसलिए मम्मी मुझसे नाराज होकर चली गई थी। अगर मैं उनके पास होता तो शायद वो तुम्हें सब बता देती, लेकिन उन्हें मुझसे इतनी नफरत थी कि उन्हें ये बताने का भी मन नहीं हुआ कि तुम इस दुनिया में आने वाले हो। आखिरी शब्द बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। उसकी आंखें भर आईं। इतने सालों से वो सिर्फ अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसके बेटे ने जन्म लिया है। उसे नहीं पता था कि उसका पहला कदम कैसा था। पहली बार कब उसने बोलना सीखा, कब उसे बुखार आया, कब वो रोया, कब हंसा। एक पिता के रूप में जिन अनमोल पलों का उसने सपना देखा था, वो सब उससे छिन चुके थे। ये सोचकर उसका दिल फिर से भर आया। वो खुद से ही लड़ता रहा, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं एक दिन भी उससे दूर रहता? क्या मैं अपने बेटे को पहली बार गोद में नहीं उठाना चाहता? इन सवालों ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। तभी आदेश ने उसका चेहरा पकड़कर झकझोरा, क्या हुआ? आप कुछ बोल रहे थे, फिर अचानक चुप हो गए, बताइए ना। लेकिन अब विवान कुछ कहने की हालत में नहीं था। उसने बस अपने बेटे को कस कर सीने से लगा लिया। उधर अवनी काफी देर तक अकेली बैठी रही। जब उसे यकीन हो गया कि कमरे के बाहर कोई नहीं है, तब वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां विवान और आदेश थे। उसने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर वो वहीं रुक गई। विवान आदेश को कसकर सीने से लगाए बैठा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अवनी स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। क्या आदेश ने उसे भी कोई ऐसी बात कह दी थी जिसने उसे चोट पहुंचाई? लेकिन अगले ही पल उसकी नजर विवान की आंखों से टकराई। उस एक नजर में उसने सब कुछ देखा, तड़प, प्यार, गुस्सा, शिकायत, अधिकार और वर्षों का इंतजार। लेकिन अवनी उस वक्त इतनी उलझी हुई थी कि उन भावनाओं का अर्थ समझ ही नहीं पाई। विवान ने धीरे से आदेश के माथे को चूमा, फिर बोला, आई लव यू, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अब तुम बच्चे की तरह जीना शुरू करो। हर वक्त पढ़ाई, क्लास और होमवर्क में मत उलझे रहो। बचपन को भी एंजॉय करो। आदेश ने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में एक नया फैसला जन्म ले चुका था। अब वो किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं होगा। वो खुद को मजबूत बनाएगा। अभी वो सिर्फ 3.5 साल का था,
लेकिन उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। कुछ देर बाद अवनी उसके पास आई। वो प्यार से बोली, अब ठीक हो ना बेबी? मम्मा से क्यों नाराज थे? क्या इसलिए कि मैं तुम्हें हमेशा ये करो वो करो बोलती रहती हूँ? आदेश ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ चला गया। अब कमरे में सिर्फ अवनी और विवान बचे थे। अवनी तुरंत बोली, उसने तुम्हें कुछ बताया? आखिर उसे हुआ क्या है? विवान ने हल्की खांसी के साथ खुद को संभाला, फिर अपनी पुरानी सख्त आवाज में बोला, ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं मैडम? मैं तो सिर्फ आपका पीए हूं। अवनी चौंक गई। विवान आगे बोला, उस दिन मैंने जो कुछ कहा था उसके लिए माफ कीजिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपके साथ रहना सही नहीं है। आप अपनी जिंदगी जिए, कंपनी चलाइए, जो करना है कीजिए। मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं। मुझे अब उस सब से कोई मतलब नहीं। उसने ठहर कर कहा, हमारे बीच सिर्फ एक रिश्ता है। आप मेरे मामा के दोस्त की बेटी हैं, बस उसी तक रहने दीजिए। मेरे आदेश का ख्याल रखिए। गुड बाय। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ा। अवनी के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। 1 मिनट। विवान रुक गया। दोनों की नजरें मिली। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विवान ने चिढ़कर कहा, कुछ बोलना है तो बोलिए, ऐसे देखते रहने का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने आपकी हर बात मान ली। मेरी खुद की कंपनी है, फिर मैं आपका पीए बनकर क्यों घूमूं? उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। दरअसल वो बाकी हर चीज माफ कर सकता था, लेकिन अपने बेटे के अस्तित्व को उससे छुपाने की बात वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि वो खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। अवनी ने धीरे से पूछा, तो बस इतना ही था? हमारा रिश्ता इतनी आसानी से खत्म हो सकता है? ये सुनकर विवान के भीतर तूफान उठ गया। हर पल उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जिस लड़की को वो पहचानने से पहले ही बार बार अपनी बाहों में भर चुका था, जिसे वो अपना सब कुछ मान चुका था, अब उसी से दूरी बनाकर खड़े रहना उसके लिए असंभव हो रहा था। लेकिन अगर वो और देर वहां रुका तो शायद खुद पर काबू नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने खुद को सख्त बनाया। मैंने अभी तो कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी अपने लोगों को बोल देता हूं कि गेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। आप अपनी जिंदगी संभालिए, मैं अपनी संभाल लूंगा। तभी अवनी ने शांत लेकिन बेहद खतरनाक स्वर में कहा, ठीक है, फिर मेरी शादी तक यहीं रुकिए। शादी खत्म होने के बाद चले जाइए। विवान का चेहरा सख्त हो गया। उसने घूर कर पूछा, क्या कहा? अवनी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, मेरी शादी तय हो चुकी है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त ही मेरा पति बनने वाला है। शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही विवान का चेहरा लाल पड़ गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। जिस इंसान ने अभी कुछ मिनट पहले खुद को उससे दूर करने का फैसला किया था, उसी इंसान के भीतर अब एक तूफान उठ चुका था।